हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसमें हम जितनी रिसर्च कर लें उतनी थोड़ी है। और रही बात, ब्रह्मांड में एक और चीज पाई जाती है जिसका नाम ब्लैक होल है। और इतनी मिस्टीरियस चीज है ना ये, कि अब तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए कि इसके सेंटर में है क्या। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो द हॉकिंग रेडिएशन टॉपिक है आज की वीडियो का, जिसपे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप में से बहुत जानों को पता होगा कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इनकी फॉर्मेशन के बारे जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इनकी फॉर्मेशन होने के लिए एक इतना बड़ा स्टार चाहिए होता है जिसकी मास सन से 5 से 6 गुना ज्यादा हो। जब वो एक्सप्लोज होता है यानी कि फूटता है तो क्या फॉर्म होता है? ब्लैक होल। और इतना ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है उस टाइम पे कि जितनी लाइट पार्टिकल हैं वो भी उसके अंदर आके समा जाती हैं। और एक काला गड्ढा यूनिवर्स में बना हुआ पहली बार सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा था। और उसके बाद और फिर 1967 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर ने इस काले गड्ढे को ब्लैक होल का नाम देकर कहा कि ये तो एक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट है और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होती है कि कोई चीज इसके पास चली जाए तो ये अपने अंदर निगल लेता है। देखते हैं कि ह्यूमन जितना खाता है उतना ही वो मोटा होता जाता है और जितना ब्लैक होल मैटर अपने अंदर खींचता है उतना वो साइज में बड़ा नहीं होता, उसका साइज हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये थी चौंका देने वाली बात जिसपे बिलीव करना आपके लिए और मेरे लिए एज वेल एज सर स्टीफन हॉकिंग के लिए भी एक टाइम पे मुश्किल था। और सर स्टीफन हॉकिंग के लिए ये बात बहुत चैलेंजिंग बन गई थी कि इस चीज को, ब्लैक होल की थ्योरी को लोगों के सामने कैसे रखा जाए, क्योंकि इतनी मिस्टीरियस थ्योरी है ये कि किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में अभी भी कि इसके सेंटर में क्या है। पर आज हम बात करने वाले हैं हॉकिंग रेडिएशन, कैसे नाम पड़ा इनका। तो यूनिवर्स में हर एक चीज मोशन में होती है, ये चीज सर स्टीफन हॉकिंग को पता थी। और ये बात वो भी जानते थे कि जो ब्लैक होल का इवेंट होराइजन होता है वो भी लगातार स्पिन करता है, लेकिन लगातार स्पिन करते हुए भी उसका साइज कांस्टेंट कैसे हो सकता है। तो उन्होंने इस चीज पे बहुत रिसर्च की, बहुत से वैज्ञानिकों से वो मिले और मिलकर उन्होंने एक चीज का एक कंक्लूजन निकाला इस चीज का कि जो ब्लैक होल की इवेंट होराइजन होता है उसका साइज या तो बढ़ सकता है या तो फिर उतना ही रहेगा, लेकिन कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। और इसी चीज को अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, इसका मतलब कोलाइड होते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एक बड़ा ऑब्जेक्ट। और बड़े ऑब्जेक्ट का जो सम होता है वो उस दोनों ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो इसका मतलब तो ब्लैक होल के पास एक एंट्रोपी भी होगी और एंट्रोपी के साथ साथ एंट्रोपी की वजह से आने वाला उस पे टेम्परेचर भी होगा। और टेम्परेचर ज्यादा या फिर कम होने पर रेडिएशंस छोड़ता है ब्लैक होल, तो उसके पास रेडिएशंस भी हो और उन्हीं रेडिएशंस को नाम दिया जाता है द हॉकिंग रेडिएशंस। अब तक भी ये चीज ठीक जा रही थी और अब हम इसको समझते हैं विद क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का कहना है कि स्पेस में पार्टिकल्स होते हैं। हम मानते हैं स्पेस वैक्यूम होती है, लेकिन क्वांटम थ्योरी मानती है कि स्पेस में वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं जो कि जिनका चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होता है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से जब कोलाइड करते हैं तो क्या फॉर्म होती है? तो वर्चुअल फ्लस्ट्रेशन पैदा होती है और इसको क्वांटम फ्लस्ट्रेशन भी बोल देते हैं। तो जब वर्चुअल पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कोलाइड करते हैं तो वो वर्चुअल फ्लक्चुएशन पैदा करते हैं, जिसके कारण ब्लैक होल को रेडिएशन मिलती है।
और अब आ जाते हैं हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। इसका मतलब तो सिंपल ही है कि अगर कोई ब्लैक होल नेगेटिव चार्ज लेता है, नेगेटिव चार्ज निकलता जा रहा है और पॉजिटिव तो आराम से उसके साइड से एस्केप कर जाएगा, परंतु जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे का सारा ब्लैक होल लेता जाएगा, और जितनी एनर्जी ब्लैक होल लेगा उतना ही उसका मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब जितना मास उसका कम होता जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जितना मास ज्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर उसका कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी ज्यादा ले रहा है ब्लैक होल, तो उसका मास भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मास कम होने के कारण जो उसका इवेंट होराइजन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसका एरिया जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पर वो श्रिंक नहीं होता, क्योंकि जितना मास वो लॉस करता है, जितना मास वो कम करता जाता है, लेकिन जितना मास वो लॉस करेगा एनर्जी को लेकर, उतना ही वो रेडिएशन को इमिट करके अपना पूरा कर लेगा। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ भी नहीं टूटता, वो भी अप्लाई हो रहा है, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी अप्लाई हो रही है, और वर्चुअल पार्टिकल्स भी आपस में अपना काम कर रही हैं। तो यहाँ पर तो अभी इस थ्योरी में साइंटिस्ट ने क्या जाना, तो साइंटिस्ट अब ये नहीं जानते कि जब रेडिएशन और मास पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, पर उनका कहना है कि जब मास और रेडिएशन दोनों खत्म हो जाएंगे तो 1 मिलियन हाइड्रोजन बॉम्ब एक साथ फूटते हैं, जब एक्सप्लोजन होती है उतना एक बार में एक ब्लैक होल तबाह होके तबाही मचाएगा। जितने भी आसपास के प्लैनेट्स या फिर स्टार होंगे वो सारे के सारे भी उसके साथ भस्म हो जाएंगे। तो गाइस, होप करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, और लाइक करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।